नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो घंटों ले लेता था वो अब 1 घंटे से भी कम में पूरा हो सकता है। आज हम सिर्फ एक नई ट्रेन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम एक ऐसे लॉन्च की कहानी में उतर रहे हैं जहां विकास की रफ्तार है, इतिहास की गूंज है और हाँ, राजनीति के दांव पेंच भी सब एक ही पटरी पर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सिर्फ 59 मिनट। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिल्ली और मेरठ के बीच के रिश्ते की एक नई रफ्तार है। ये आंकड़ा इस प्रोजेक्ट के असल असर को दिखाता है, कैसे इसने रोजमर्रा की एक बड़ी चुनौती को एक बहुत ही आरामदायक अनुभव में बदल दिया है। अच्छा, इस लॉन्च की पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 5 अलग अलग नजरियों से देखेंगे। सबसे पहले हम खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि आखिर मेरठ की जमीन ही क्यों चुनी गई। इसके बाद हम उस बड़ी विकसित भारत वाली सोच को परखेंगे जिससे इसे जोड़ा गया है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे अतीत और वर्तमान की तुलना की गई और आखिर में हम उस सीधे राजनीतिक घमासान पर नजर डालेंगे जिसने इस पूरे इवेंट को और भी दिलचस्प बना दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। आखिर ये है क्या और राजधानी क्षेत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? ये टाइमलाइन देखिए, ये इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बताती है। मार्च 2019 में जब इसकी नींव रखी गई, तब से लेकर आज तक का सफर पूरा हुआ है। यहां सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि हम सिर्फ शिलान्यास नहीं करते, बल्कि परियोजनाओं को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ समय बचाने तक ही सीमित नहीं है, इसके फायदे तो और भी गहरे हैं। सोचिए जरा, 59 मिनट का सफर, सड़कों से लगभग 1 लाख गाड़ियां कम और पर्यावरण को एक बहुत बड़ी राहत। ऊपर से ये प्रोजेक्ट हजारों नए रोजगार और व्यापार के रास्ते भी खोल रहा है, जो पूरे इलाके की आर्थिक तस्वीर को बदल सकता है। चलिए अब दूसरे खंड पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस बड़े आयोजन के लिए आखिर मेरठ को ही क्यों चुना गया। देखिए, ये सिर्फ एक शहर का चुनाव नहीं था, इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस चुनाव के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो धरती है जहां 1857 में आजादी की पहली चिंगारी भड़की थी। तो भविष्य की एक परियोजना को राष्ट्र के गौरवशाली अतीत से जोड़कर एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया जा रहा है। लेकिन मेरठ की कहानी सिर्फ क्रांति की नहीं है, इसकी एक और भी पहचान है, स्पोर्ट्स सिटी की। और इसी पहचान को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा भेंट की गई। तो ये एक तरह से क्रांति और खेल दोनों ही जज्बों का संगम था। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो रेल प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक अकेली परियोजना नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विजन के हिस्से के तौर पर पेश किया गया है। भाषणों में विकसित भारत की जो तस्वीर पेश की गई, वो इन 4 स्तंभों पर टिकी थी। एक तरफ तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट, तो दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की ताकत। एक ओर छोटे उद्योगों को मजबूती, तो दूसरी ओर दुनिया के बाजारों में भारत की पहुंच। ये सब मिलकर एक बड़े विजन का खाका तैयार करते हैं। और ये सिर्फ कोई घरेलू दावा नहीं था। जब मुख्यमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के शब्दों को दोहराया, तो ये डिजिटल इंडिया की पहल को मिली ग्लोबल पहचान का एक मजबूत सबूत बन गया। संदेश साफ था कि दुनिया भारत में हो रहे इस बदलाव को न सिर्फ देख रही है, बल्कि इसकी तारीफ भी कर रही है। अब हम इस आयोजन के उस पहलू पर आते हैं जो पूरी तरह से राजनीतिक था। यहां सिर्फ विकास की बात नहीं हुई, बल्कि 2 अलग-अलग सरकारों के काम करने के तरीकों की सीधी-सीधी तुलना की गई। तो सवाल ये उठता है कि वक्ताओं के मुताबिक पिछले कुछ सालों में शासन में आखिर क्या बदलाव आया है। ये स्लाइड उस तुलना को साफ तौर पर दिखाती है जो वहां पेश की गई। एक तरफ 2014 से पहले की तस्वीर, जहां मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक ही थी और प्रोजेक्ट्स अक्सर अटके रहते थे। दूसरी तरफ आज की तस्वीर, जहां 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो है और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर जोर है। यहां जो मुख्य संदेश है वो है वर्क कल्चर में बदलाव का। और इसी वर्क कल्चर में बदलाव वाले दावे को वजन देने के लिए ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा गया, 8.5 लाख करोड़ रुपए। ये उन अनगिनत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कीमत है जो सालों से अटकी पड़ी थीं और जिन्हें पिछले 1 दशक में पूरा किया गया। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद विषय पर। ये रैली सिर्फ विकास और तुलना तक ही सीमित नहीं रही, इसमें सीधे राजनीतिक हमले भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए हाल ही में हुए एक ग्लोबल एआई समिट का जिक्र किया। उनका आरोप सीधा और बहुत कड़ा था
कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के एक वैश्विक मंच को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। और ये दिखाता है कि ये हमला कितना सोचा समझा और स्पेसिफिक था। प्रधानमंत्री ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, बल्कि मीडिया से सीधे तौर पर कहा कि वे इसके लिए विपक्ष जैसे सामान्य शब्द का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने साफ साफ कांग्रेस पार्टी का नाम लिया और कहा कि दूसरे विपक्षी दलों ने तो इस आचरण की निंदा की थी। ये जवाबदेही तय करने की एक सीधी राजनीतिक रणनीति थी। तो अंत में हम इसी सवाल पर आते हैं, क्या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ राष्ट्रीय विकास का एक सरिया हैं, या फिर ये राजनीतिक संदेश गणना और एक नैरेटिव बनाने के शक्तिशाली मंच भी बन चुके हैं? मेरठ का ये आयोजन शायद इसी का जवाब है। ये दिखाता है कि कैसे कंक्रीट और स्टील की नींव पर राजनीति की एक समानांतर इमारत भी खड़ी की जाती है।